चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विज्ञान पाठशाला क्लासेस में। ठीक है, और आज जेट का बैच चलते हुए दूसरा दिन है। ठीक है, चलिए कल अपन ने सिलेबस के बारे में चर्चा की थी कि भाई कितना क्या वेटेज लेके चल रहा है, कौन सा पार्ट। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे। पहले सिलेबस बता दूं एक बार, फिर आपको देख लो। सबसे पहले अपन ने ये बातें की थी कि भाई कुल प्रश्न कितने आते हैं, कुल अंक कितने हैं, नकारात्मक अंकन कितना होगा। ठीक है, चलिए फिर अपन ने वनस्पति विज्ञान यानी पौधों के वर्गीकरण, प्रमुख समूह और वर्गीकरण प्रणाली, और कोशिका की संरचना, कार्य और कोशिका विभाजन के बारे में देखा था। आज इसी कोशिका विभाजन या कोशिका विज्ञान को अपन पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपनी यूनिट रहेगी बेटा, वो कौन सी रहेगी? तो कोशिका विज्ञान वाली। ठीक है, इसको इधर ले आऊं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे अपन सेल साइंस। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो ये बनता है कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, चलिए देखिए इधर। सबसे पहले अपन बात करें कोशिका की, तो अपने शरीर के अंदर, इसमें अपने शरीर में, या ऐसे बोल सकते हैं अपन, जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर कौन है? तो सजीव है। कौन है? सजीव। उनके अंदर एक चीज पाई जाती है जो उनको क्या प्रदान करती है? जीवन। क्या प्रदान करती है? जीवन। ठीक है, और इसी अपन सभी सजीवों के अंदर इसी के कारण, किसके? कोशिका के कारण ही अपने अंदर क्या है बेटा? जीवन है। और अपन विभिन्न क्रियाएं संपन्न करते हैं इसके माध्यम से, जैसे चलना, घूमना, फिरना, उठना, बैठना, खाना पीना। ठीक है, उत्सर्जन की क्रियाएं भी हो गई इसमें। तो ये सारी क्रियाएं किसके किसके द्वारा संपन्न हो पाती है? अपने शरीर में इन कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि भाई कोशिका की परिभाषा क्या लिखेंगे। कोशिका क्या होती है? तो देखें, मानव शरीर की, मानव शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। यानी अपना ये जो रूप है ना, अपन इतने बड़े होते हैं, अपना जो ये रूप है, बाल है, त्वचा वगैरह है, ये सारी चीजें किस चीज से मिलके बनी होती है? अपने कोशिका के द्वारा। यानी अपने शरीर की जो संरचना है, यानी बाहरी संरचना या आंतरिक संरचना, बाहरी और आंतरिक संरचना कौन बनाती है? तो कोशिका बनाती है। कौन बनाती है? कोशिका। और दूसरी चीज इसके अंदर ये वर्ड आता है बेटा, क्रियात्मक। क्रियात्मक क्या होता है? ठीक है, तो अपने शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, जितनी भी क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, या विभिन्न रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, ये सारी चीजें किसके कारण संपन्न होती है? तो सिर्फ एक कोशिका के कारण। ठीक है, तो अगर ये कोशिका नहीं होती तो इस पृथ्वी के ऊपर जीवन का अस्तित्व भी नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखते अपन आगे। ये तो होगी परिभाषा, सबको लिखनी है या मेरे साथ साथ। मानव शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को क्या बोलेंगे अपन? कोशिका बोलेंगे। ठीक है, अब संरचना बाहरी और आंतरिक किससे बनी हुई है? अपनी कोशिका से। और क्रियाएं कौन कौन सी है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखेंगे अपन कोशिका के बारे में। और तो कोशिका
ये क्या है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूं कि आप लोगों को एक दीवार बनानी है, तो दीवार के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, ईंट चूना वगैरह सीमेंट वगैरह ये सारी चीजें चाहिए। तो सबसे जो अब दीवार बनाने के लिए जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, ईंट या पत्थर होता है। तो एक पत्थर को अपन क्या बोलेंगे बेटा, कोशिका बोलेंगे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ईंट वगैरह लगाते जाएंगे अपन तो क्या बन जाएगा, कोशिका का समूह। और कोशिका के समूह को क्या बोलेंगे, तो ऊतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊतक। ठीक है, अब ऊतक के बाद में क्या बनता है, तो ऊतकों का समूह क्या कहलाएगा अपने अंग कहलाता है। क्या कहलाता है, अंग। और अंगों का समूह क्या कहलाएगा, तो अंग तंत्र। और इन्हीं अंग तंत्रों के समूह से क्या बनती है, तो अपनी शरीर का निर्माण होता है। किसका, शरीर का। ठीक है, अब पूछ ले हुए आप लोगों से कि मानव शरीर में सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी, तो कोशिका। उसके बाद में कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तो ऊतक कहलाता है। और ऊतक का समूह क्या कहलाएगा, तो अंग बनाता है। ठीक है, जैसे अपने नाक है, हाथ है, आंखें है, ये सारी चीजें कौन बनाता है, तो अंग बनाएगा। ठीक है, ऊतकों का समूह। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन, अंगों का समूह क्या कहलाएगा, तो अंग तंत्र। अब यहाँ पे अंग तंत्र क्यों बोला है, तो सुनो, जैसे आप लोग सांस लेते हो तो नाक से हवा कहाँ जाती है, तो श्वास नली के अंदर, श्वास नली से फेफड़ों में, फेफड़ों से कहाँ जाएगी, तो रक्त नलिका के अंदर जाती है। ठीक है, तो वहां पे पर्टिकुलर बहुत सारे अंग मिलके क्या कर रहे हैं, कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा, अंग तंत्र। और अपने शरीर के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं, जैसे देखने के लिए, है ना। और श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अपने शरीर के अंदर अंग तंत्र होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे। अब सबसे पहले इस कोशिका को अपने जीवन के अंदर, या कोशिका को किसने बताया, तो आप लोगों ने सबने नाम तो सुना ही होगा। रॉबर्ट सी हुक। इस नाम को तो आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, रॉबर्ट सी हुक ने सर्वप्रथम किसके बारे में बताया अपन को, कोशिका के बारे में, कि भाई अपने शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन है, कोशिका। ठीक है, अब इन्होंने जो कोशिका बताई थी बेटा, वो कौन सी थी, मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। ठीक है, और किसके अंदर बताई, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है बेटा, एक पेड़ होता है जिसको बोलते हैं अपन ओक ट्री। ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इस ओक ट्री के अंदर सबसे बाहर का जो आवरण होता है, जैसे अपन पेड़ों के अंदर छाल जो देखते हैं, है ना, उस छाल को क्या बोलते हैं अपन, कोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्क। ठीक है, और उसी कोर्क के अंदर इन्होंने एक कोशिका खोजी थी जिसका नाम क्या है बेटा, मृत कोशिका बोलेंगे उसको। ठीक है, ओक ट्री की छाल में जो मृत कोशिका मिली थी, वो सबसे पहले किसने खोजी थी, तो रॉबर्ट सी हुक ने खोजी थी। ये याद रखना है आप लोगों को। चलो एक बार लिख लो इनको। है? ये भी लिख लेना यहाँ से। लिख लिया, चलो आगे चलते हैं अब अपन। अब बात करते हैं, चलो एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को, रॉबर्ट सी हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, तो सन भी याद रखना है आप लोगों को, 1665 में। ठीक है, ये जरूर याद रखना, सन भी पूछ लिया जाता है कि भाई रॉबर्ट सी हुक ने कोशिका की खोज कब की थी सर्वप्रथम। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। अब बात करूं मैं जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका। अब जीवित कोशिका की खोज की थी अपने एक आदमी थे, जिसका नाम क्या था, तो याद रखना आप लोग सब, एंटोनी वॉन
ल्यूवेन हॉक, ठीक है। और ये ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज। अब यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए क्या करते हैं एग्जाम में कि सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई कोशिका की खोज किसने की थी। अगर आप लोगों से जीवित या मृत लिखा हुआ नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, वहां पे एग्जाम के अंदर अपने रॉबर्ट सी हुक लिख के आना है या उसके ऊपर राइट करके आना है, ठीक है। फिर दूसरा, अगर आप लोगों को पर्टिकुलर पूछ ले कि भाई अपने जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो कौन सा नाम पे टिक करके आओगे आप, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं किसकी, केंद्रक की। नहीं मिनी है सर, भेजियो। चलो अब बात करते हैं अपन केंद्र की खोज किसने की। आप लोगों ने एक गाना तो सुना होगा हनी सिंह का, कुड़िया ने तेरे ब्राउन रंग दे। तो याद रखना है आप लोगों को, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो ये महाशय थे जिन्होंने किसकी खोज की थी, तो केंद्र की खोज की थी। अब केंद्र कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, यानी कोशिका के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, कोशिका के अंग होते हैं, जिनको क्या बोलेंगे अपन, कोशिकांग बोलते हैं। आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को क्या बोलेंगे उनको, कोशिकांग, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पहले एक बार आ रखा है कि कोशिकांग किसको कहेंगे, तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कोशिकांग क्या होता है, वो तो सीधा कोशिका के बारे में ही जानते हैं, ठीक है। तो कोशिकांग क्या हो जाएंगे, अपने कोशिका के अंदर जो अंगक पाए जाते हैं, जैसे आप लोगों को मैंने कल भी बताया था और आज वापस बताता हूँ कि गोल्जिकाए वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, इनके कोशिकांग कहलाते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे आगे, ठीक है। अब देखो, अब जीवों की बात करें अपन, तो जीवों को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। अब कैसे देखना इधर, किसके आधार पे बांट सकते हैं अपन, संख्या के आधार पे। और संख्या किसकी, तो याद रखना बेटा, कोशिका की, किसकी, कोशिका की संख्या के आधार पे। अब कोशिका की संख्या के आधार पे अगर अपन जीवों को देखें तो जीव कितने प्रकार के हो जाएंगे अपने, दो। सबसे पहला बेटा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, और दूसरे आते हैं कौन से, तो बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय के जीव कैसे दिखते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपने जीवाणुओं का नाम तो सुना ही होगा, है ना, जीवाणु। अब जीवाणु में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कैसी होती है बेटा, एक कोशिका होती है, ठीक है। जितने भी इस धरती के ऊपर जीवाणु है सारे कैसे जीव है, तो एक कोशिकीय, ठीक है। अब दूसरा बहुकोशिकीय की बात करूं तो आप लोगों ने कवकों का नाम तो सुना ही होगा, है ना, और पादपों का नाम सुना होगा, और जंतु का नाम भी सुना ही होगा, ठीक है। तो इन तीनों जीवों के अंदर कौन कौन से, कवक, पादप और जंतु, ये कैसे जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। अभी बताएंगे आप लोगों को, इसका एक अपवाद भी होता है जिसको बेटा ईस्ट बोलते हैं अपन, है ना, ईस्ट। अब ईस्ट का काम आता है तो जलेबी वगैरह बनाने में, शराब बनाने में, ब्रेड वगैरह बनाने में, जब आगे आएगा तब आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, अब लिखेंगे अपन नेक्स्ट हेडिंग, कोशिका सिद्धांत। तो सभी हेडिंग लगा लो, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। किसने दिया था,
तो इसके अंदर भी अपने टोटल 2 वैज्ञानिक थे। सबसे पहला मैथियस स्लाइडेन और दूसरा जो वैज्ञानिक था वो कौन था? थियोडोर स्वान। ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलके अपनी अपनी बातें कही थी। उन्हीं को ही क्या बोलते हैं अपन? कोशिका सिद्धांत। अब कब कब दिया था तो याद रखना आप लोग, इन्होंने दिया था बेटा 1838 में, और इन्होंने दिया था कब? 1839 यानी 39 में। चलिए सबसे पहले अपन मैथियस स्लाइडेन के बारे में बात करेंगे। इन्होंने क्या बताया था अपन को? तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे मैथियस स्लाइडेन। लगाओ सभी हेडिंग। अब देखो, अब मैथियस स्लाइडेन जो वैज्ञानिक थे बेटा, ये कहाँ के थे? जो जर्मन के थे, है ना। और 1838 में इन्होंने एक चीज बोली थी, और ये एक वैज्ञानिक, किसके वैज्ञानिक थे? तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, अब इन्होंने अपने कथन के अंदर बताया कि जो पादप होते हैं, अब वनस्पति वैज्ञानिक है तो किसके ऊपर प्रयोग करे होंगे इन्होंने? पादपों के ऊपर। कि इन्होंने बताया कि पादप जो होते हैं उनके बाहर एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक आवरण। और उस आवरण को क्या बोलते हैं अपन? कोशिका भित्ति। ठीक है, जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका के बाहर क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है, जिसको क्या बोलेंगे अपन? कोशिका भित्ति। तो आप लोगों को सीधा सीधा याद रखना है, मैथियस स्लाइडेन ने 1838 में एक सिद्धांत दिया था या एक कथन बताया था, जिसको क्या बोलते हैं अपन? कि भाई पादपों के जो कोशिका होती है उनके बाहर क्या पाया जाता है? एक आवरण, जिसको क्या बोलेंगे अपन? कोशिका भित्ति। और ये किसके वैज्ञानिक थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसीलिए इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किए थे? तो पादपों के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट थियोडोर स्वान की तरफ। थियोडोर स्वान। अब इन्होंने क्या बताया वो सुनो। ठीक है, और ये कब आए थे? तो 1839 के अंदर। और ये सन वगैरह बेटा याद रखना ना, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई थियोडोर स्वान ने अपनी परिकल्पना या अपना कथन कब बताया था? तो याद रखना है आप लोगों को 1839 में। ठीक है, चलो। अब ये भी कहा के थे? एक जर्मन वैज्ञानिक थे। और ये कैसे थे? तो जंतु वैज्ञानिक यानी जूलॉजिस्ट। अब इन्होंने क्या बताया कि जो जंतु होते हैं, कौन? जंतु। जंतु की जो कोशिका होती है, जैसे अपन, है ना, अपनी जो कोशिका होती है बेटा, उसके बाहर आवरण नहीं पाया जाता, है ना। उनमें क्या पाई जाती है बेटा? एक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं अपन? कोशिका झिल्ली। या इसी को ही क्या कहा जाता है? याद रखना, जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है, या इसी को ही क्या बोलेंगे अपन? जीव द्रव्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या लिखना है आप लोगों को? जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है, अब थियोडोर स्वान ने क्या बताया था? 1839 में आए थे, और कहाँ के थे? ये जर्मन के ही थे, है ना।
और ये जंतु वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने बताया कि जंतु कोशिका के बाहर एक आवरण मिलता है या एक झिल्ली मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कोशिका झिल्ली, और उसी को क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य झिल्ली। तो एक बार सभी ये लिख लो। इससे पहले वाला भी लिख लेना ना। चलो हो गया। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए बेटा, जिन्होंने इन दोनों की बात भी, इन इन दोनों के लिए भी बोला कि अंकल जी आप लोग तो बढ़िया आदमी हो, अच्छी बात बोली है आपने, पर एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, वैज्ञानिक का नाम सुन लो पहले, रुडोल्फ विर्चो। क्या बोला इन्होंने, वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि आप लोगों ने जैसे इन दोनों अंकल जी ने अपन को बताया कि भाई जो जंतु और पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पर इन्होंने बोला कि जो कोशिका होती है, जो कोशिका होती है अगर उस कोशिका में विभाजन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, विभाजन, तो विभाजन के बाद में जो नई कोशिकाएं बनती है, कौन सी कोशिका, नई कोशिका, वो किन कोशिकाओं से बनती है, तो पुरानी कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाओं से, पुरानी कोशिका से। तो इन्होंने बताया कि जो पादपों के अंदर या जंतुओं के अंदर या कोशिका का एक गुण होता है कि कोशिका जब नई कोशिकाएं बनती है तो वो नई कोशिका कौन सी कोशिकाओं से बनती है, पुरानी कोशिकाओं से। और कौन सी क्रिया के द्वारा, तो विभाजन की क्रिया के द्वारा। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो कोशिका में एक गुण पता चल गया अपन को कि कोशिका क्या करती है बेटा, विभाजन करती है। क्या करती है, विभाजन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अपन डिवीजन। ठीक है, याद रखना आप लोग। चलो ये भी लिख लो एक बार। और हाँ चलो, इन्होंने अब इस चीज को अपनी भाषा के अंदर बताया और इन्होंने एक वाक्य दिया था बेटा, वो याद रखना है। और सबसे इंपोर्टेंट वाक्य होता है ये, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। ठीक है, अब आप लोगों को याद रखना है ये ओमनिस सेलुल ई सेलुला। ठीक है, जैसे मुकेम्बो खुश हुआ, ये वाला डायलॉग नहीं अमरीश पुरी का, इसे आप लोगों को रुडोल्फ विर्चो का डायलॉग याद रखना है, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो सेम जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि भी कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ऐसे बोल सकते हैं नई कोशिका का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है, तो पुरानी कोशिकाओं से होता है। कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, तो विभाजन की क्रिया के द्वारा। इतना सा याद रखना। ठीक है, चलो, तो अब इस वैज्ञानिक ने यानी रुडोल्फ विर्चो ने 1853 में, कब, 1853 में क्या दिया, एक सिद्धांत दिया जिसको क्या बोलते हैं अपन, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या बोलेंगे, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में कितनी बातें बोली थी इन्होंने, तो 3 बातें बोली। सबसे पहला, पादपों में, इसमें पादपों में क्या पाया जाता है, बाहर एक आवरण पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या बोली थी इन्होंने कि भाई जंतुओं में, इसमें जंतुओं में बाहर एक क्या पाई जाती है, तो झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, झिल्ली। इसको क्या बोला था इन्होंने,
जीव द्रव्य झिल्ली। फिर नेक्स्ट तीसरी लाइन कौन सी बोली थी? ओमनिस सेलुल ई सेलुला, ठीक है, यानी पुरानी कोशिकाओं या नई कोशिकाओं का निर्माण। कौन सी कोशिकाओं से बनती है? तो पुरानी कोशिकाओं से, पुरानी कोशिका से। और इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं बेटा अपन? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ये तीनों पॉइंट याद रखने आप लोगों को, उतार लो एक बार आप। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कुछ अच्छी अच्छी चीजों की। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को याद रखनी है कौन सी? कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, यानी कोशिका का आकार अगर देखें तो सबसे बड़ी कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो याद रखना है आप लोगों को, शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। और इसका आकार कितना बड़ा होता है? तो 130 से 170 mm का, है ना। या आप ऐसे भी बोल सकते हो 13 से 17 सेंटीमीटर बड़ी होती है कोशिका, ठीक है। अब बात करें अपन सबसे छोटी कोशिका की। सबसे छोटी कोशिका जो होती है बेटा किसकी होती है? याद रखना, भूलना मत, दिमाग में बिठा लेना। माइको या माइक्रो प्लाज्मा, है ना, किसकी होती है? माइक्रो प्लाज्मा की। और ये एक ऐसी कोशिका है जो किसी भी परिस्थिति के अंदर क्या रह सकती है बेटा? जीवित रह सकती है किसी भी परिस्थिति में, और बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के भी ये कई वर्षों तक बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। फिर तीसरे नंबर पे अपन बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताओ चलो। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कोई है? बता सकता है क्या? चल भाई तू बता, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शाबाश। कौन सी होती है? याद रखना, भूलना मत। अंडाणु, है ना। मादाओं के अंदर बनते हैं ना ये अंडाणु, तो मादाओं में पाए जाने वाले अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब इसी में बात करूं मैं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी है? तो याद रखना, भूलना मत बेटा, शुक्राणु होता है, शुक्राणु, ठीक है। ये नर के अंदर बनते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे अपन, अंडाणु शुक्राणु कैसे बनते हैं, क्या होता है, सब चीजें, ठीक है। अब अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका और शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका, याद रखना है आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कोशिका, या ऐसे बोलेंगे अपन सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है शरीर में? तो याद रखना, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसी कोशिका जो कभी विभाजन नहीं करती, ये भी याद रखना है आप लोगों को। ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन नहीं होता, ऐसी कोशिका कौन सी अपनी? ये भी तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका।
ऐसे तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, पर आप लोगों को क्या याद रखना है, तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका विभाजन क्यों नहीं करती, इसके बारे में मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं तो इसके अंदर तारक काय नहीं होता है ना, एक कोशिकांग पाया जाता है हर एक कोशिका में जो विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन नहीं होता है। और अपने हृदय की कोशिका, इनके अंदर भी विभाजन की क्रिया नहीं होती है। और मादाओं के अंदर अंडाणु, जो अभी आप लोगों को बताया था सबसे बड़ी कोशिका है, इसके अंदर भी विभाजन की क्रिया नहीं होती है बेटा, याद रखना, ठीक है। चलो एक बार ये लिखो 5-6 पॉइंट, फिर आगे चलते हैं अपन। चलो इसका आकार में बताऊं आप लोगों को माइक्रोप्लाज्मा का, तो याद रखना, भूलना मत, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। ये आकार भी याद रखना कितना बड़ा होता है ये कोशिका या कितनी छोटी होती है, ठीक है। चलो हो गया सबके, चले आगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन, किस कौन किधर 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 चले। चलो कोशिका के प्रकार देखते हैं ना, कोशिका के प्रकार, है ना। अब कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना, भूलना मत, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। सबसे पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। पहला प्रकार कौन सा होता है, तो याद रखना बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी कौन सी होती है, तो याद रखना, भूलना मत, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अब इन दोनों कोशिकाओं के बारे में विभेद कैसे करेंगे कि भाई ये प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है। तो सीधा सीधा मैं आप लोगों को शॉर्ट में अगर बताऊं तो सुनो, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है बेटा, प्रो वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रो। प्रो का मतलब क्या होता है, पुराना। क्या होता है, पुराना। यानी जितनी भी पुरानी कोशिकाएं हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति लगभग आज से 200-300 साल मिलियन पहले हुई थी, है ना, 200-300 मिलियन साल पहले, तो वो कोशिकाएं कैसी मानी जाएगी, अपने पुरानी कोशिका। और उन कोशिकाओं को क्या बोलेंगे अपन, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके अंदर बेटा केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता। और दूसरी चीज याद रखना, केंद्रक भी क्या होता है, इनमें अनुपस्थित होता है। अब पाई किस में जाइए, पाई किस में जाती है, तो याद रखना बेटा, जितने भी अपने जीवाणु हैं, जीवाणु, जितने भी अपने जीवाणु हैं, उन सभी जीवाणुओं में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो याद रखना, भूलना मत, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसी के साथ में एक और चीज आती है बेटा, जीवाणुओं के अलावा किसमें पाया जाता है, तो याद रखना, सिर्फ जीवाणु में, है ना। फिर दूसरा, यूकैरियोटिक कोशिका की अगर मैं बात करूं, यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है, तो याद रखना, भूलना मत, या यूकैरियोटिक कोशिका किसको बोलेंगे अपन, तो मैं आप लोगों को बोलूं यूकैरियोटिक, है ना, या आप मेरे को बोलो यू यानी आप लोगों में या मुझ में, ठीक है। तो अपने अंदर कौन सी कोशिकाएं होती है, तो यूकैरियोटिक, यानी जितने भी नए प्रकार के जीव है जिनका जन्म लगभग 100 बिलियन साल पहले हुआ हो, ठीक है, उन सभी जीवों को अपन कौन सी कोशिकाओं को माना, कौन सी कोशिका वाले माना जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले, ठीक है। याद रखना आप लोग, भूलना नहीं। तो यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है बेटा, नई प्रकार की कोशिका होती है, नई प्रकार की कोशिका, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, या केंद्रक आवरण क्या होता है, इनमें उपस्थित होता है। दूसरी चीज, केंद्रक भी क्या होगा, इनमें उपस्थित होगा, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। फिर आगे चले, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, या एक और पॉइंट देख लेते हैं इसमें। इनमें कोशिकांग
क्या होते हैं तो बेटा अस्पष्ट होते हैं, यानी आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, और इसकी बात मैं अगर करूं तो इसमें कोशिकांग कैसे होंगे तो स्पष्ट होते हैं। ठीक है, याद रखना ही है, उतार लो एक बार आप लोग। चलो, उतार लिया सबने, चले आगे। अब बात करते हैं कि ये पाई कहाँ कहाँ जाई जाती है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया जीवाणु में, और दूसरा नील हरित शैवाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नील हरित शैवाल। इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा अपन, BGA, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और इसी के कारण आज सब अपन लोग हैं। अगर ये नहीं होता तो अपन भी नहीं होते। ठीक है, और क्यों नहीं होते अपन, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का निर्माण जिसने किया, ये ऐसा जीव है जिसने सबसे पहले इस वातावरण में क्या मुक्त की थी, तो ऑक्सीजन मुक्त की थी। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो आज अपन भी नहीं होते। चलो आगे चलते हैं। और ये वाली कोशिकाएं किस किस में पाई जाती है, तो याद रखना बेटा, प्रोटिस्टा जगत में, है ना, और प्लांटी यानी पादपों में, और एनिमेलिया में, और किस में पाई जाएगी, तो याद रखना बेटा जंतु जगत में, या एनिमेलिया हो गया, और किसमें तो कवक में, है ना। तो इन सभी जीवों के अंदर कौन सी कोशिकाएं देखने को मिलती है, यूकेरियोटिक कोशिका, और एकमात्र जीवाणु नीलहरी शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा, है ना, माइक्रोप्लाज्मा। इन सभी के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, याद रखना, भूलना मत। चलो आगे चले थोड़ा सा। अब जीवाणु की आप लोगों को संरचना बताऊं मैं, जीवाणु की संरचना कैसी होती है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इनके अंदर तीन तो आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण पाए जाते हैं, तीन। ठीक है, सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्लाइको ग्लाइको कैलेक्स। ठीक है, अब ग्लाइकोकेलेक्स का क्या होता है, इनमें सबसे बाहर आवरण होता है। और ये ग्लाइकोकेलेक्स क्या होता है, तो याद रखना बेटा, इनको किसी भी तापमान में, है ना, किसी भी तापमान में रहने की क्षमता प्रदान करता है, रहने की क्षमता। और इसी आवरण के कारण विभिन्न जीवों के अंदर क्या फैलते बेटा, रोग फैलते हैं इसी आवरण के कारण। ठीक है, फिर दूसरा होता है इसके अंदर कौन सा, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और तीसरी चीज होती है इसमें क्या, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब ये चलता है या नहीं चलता है इसकी बात करते हैं। तो इसके चलने के लिए भी कितनी संरचनाएं होती है बेटा, तीन संरचनाएं होती है। एक सबसे बड़ी, एक बीच में, और एक सबसे छोटी। जो सबसे बड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कशाभिका। क्या बोलते हैं, कशाभिका। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, फ्लैजिला। ठीक है, और बीच वाली जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, पिलस। क्या बोलते हैं, पिलस। इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे इसको, पिलस, PILLUS। ठीक है,
और सबसे छोटी जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? पक्षमाभ। क्या बोलते हैं? पक्षमाभ, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीलिया, है ना। क्या बोलेंगे? सीलिया। ठीक है। अब चलो इसके आंतरिक संरचना के अंदर देखें तो इसके अंदर एक तो पाया जाता है बेटा राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। अब राइबोसोम का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, नहीं सुना हो किसी ने तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब आएगा अपने। राइबोसोम क्या करता है बेटा? इसके अंदर, इन कोशिकाओं के अंदर या सभी कोशिकाओं के अंदर इसका निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है प्रोटीन का। और या प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है उसका भी एक प्रकार होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? 70S राइबोसोम, ना। आगे पढ़ेंगे अपन इस राइबोसोम के बारे में भी। तो कौन सा राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? तो याद रखना है आप लोगों को 70S। कौन सा? 70S। ठीक है। अब बात करूं मैं, ये जीवाणु को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो इनके अंदर ऊर्जा के लिए भी क्या होती है बेटा? एक संरचना होती है। क्या होती है? कि संरचना। इसके लिए तो ऊर्जा के लिए। अपने शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कौन बताएगा? हाँ भाई तू बता। अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण कहाँ से होता है? तो याद रखना, कहाँ से होता है? चलो शाबाश। तो ऊर्जा का निर्माण कहाँ से होता है अपने शरीर के अंदर? तो माइटोकॉन्ड्रिया नामक से। माइटोकॉन्ड्रिया अपने शरीर के अंदर किसका निर्माण करती है? तो ऊर्जा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऊर्जा का। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? तो याद रखना बेटा, मीसोसोम। कौन निर्माण करता है? मीसोसोम। ठीक है। किसका निर्माण करेगा? तो ऊर्जा का। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखें अपन, कोशिका है तो क्या चीज होगी इसके अंदर? कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ठीक है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? अनुवांशिक पदार्थ। कितने तरीके के होते हैं? तो 2 तरीके के। कौन? तो अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो नाम सुन लो। एक तो ऐसा गोलाकार होता है, यानी डीएनए कुंडलित अवस्था के अंदर होता है, जिसको क्या बोलेंगे अपन? यहाँ लिख रहा हूं इधर नाम, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है। और यही क्या होता है बेटा? इनका मुख्य अनुवांशिक पदार्थ होता है। मुख्य अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है। और दूसरी चीज इनके अंदर पाई जाती है बेटा, एक ऐसा गोल गोल सा होता है, चक्कर जैसा। ठीक है। अब ये क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ठीक है। ये इनका क्या होता है बेटा? अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं इसको। इसको क्या बोलेंगे अपन? अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है। याद रखना। ये उतार लो एक बार, फिर इसके बारे में या इससे आगे अपन कब पढ़ेंगे? तो कल पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।